नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से टीचर्स क्लासेज में। तो दोस्तों ये है आज का क्योट, द हार्डर यू वर्क द लकीयर यू गेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज की क्लास। आज की हमारी सेल बायोलॉजी की सबसे फर्स्ट क्लास है जिसमें हम एनिमल टिश्यूज के बारे में स्टडी करेंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, दोस्तों इन क्लासेस को बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, मेहनत लगती है, तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इन क्लासेस को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर किसी भी इम्प्रूवमेंट के लिए आपके पास में कोई भी एडवाइस है तो आप लोग बेझिझक हमें वो बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टिश्यूज़ के बारे में। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है टिश्यूज़। टिश्यूज क्या हैं? टिश्यूज सेल्स के ग्रुप होते हैं, कोशिकाओं के समूह होते हैं जो ओरिजिन में सेम होते हैं लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन में भिन्न हो सकते हैं। ये बात आपको याद रखनी है कि इनका ओरिजिन हमेशा सेम रहेगा लेकिन स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये डिफरेंट हो सकते हैं। अब यहाँ पर आपको कुछ टर्मिनोलॉजी है वो आपको हमेशा याद रखनी है क्योंकि कॉम्पिटिटिव पर्पज से इनमें से सवाल पूछे जा सकते हैं। टिश्यू शब्द जंतुओं के लिए सबसे पहले बॉयकॉट ने यूज किया था, जबकि अगर ये प्लांट के रेफरेंस में पूछा जाता है तो आपको याद रखना है एन ग्रू। नेमिया ग्रू नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने टिश्यू वर्ड जो है वो प्लांट्स के लिए यूज किया था। स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, उत्तक विज्ञान कहलाता है। और ये जो उत्तक विज्ञान शब्द है ये दिया गया था मेयर के द्वारा। इस हिस्टोलॉजी के फादर बाइकॉट को कहा जाता है। अगर हम बात कर रहे हैं उत्तकों के विस्तृत अध्ययन के बारे में, यानी कि एक डिटेल स्टडी कर रहे हैं हम, तो उसे हम कहेंगे माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी। और इसके फाउंडर है मार्सेलो मेलपिघी। इन सभी साइंटिस्ट के नाम आपको अच्छे से याद रखने हैं, किसने कौन सा वर्ड दिया था, किसे फाउंडर कहा जाता है, किसे फादर कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं टाइप्स के बारे में कि टिश्यूज के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। याद रखिए हम यहाँ पर एनिमल टिश्यूज के बारे में बात कर रहे हैं, तो एनिमल टिश्यूज के ही हम टाइप्स की स्टडी करेंगे। एनिमल टिश्यूज 4 टाइप के हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, कार्य या फंक्शन के आधार पर, बेसिस पर इन्हें 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। उपकला उत्तक एपिथेलियम टिश्यू, संयोजी उत्तक कनेक्टिव टिश्यू, पेशीय उत्तक मस्कुलर टिश्यू और तंत्रिका उत्तक यानी कि नर्वस टिश्यू। सबसे पहले हम बात करते हैं एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। एपिथेलियम वर्ड आपको याद रखना है, 2 वर्ड से मिलकर बना है जो है एपी और थीलियो। ये 2 वर्ड आपस में मिलकर एपिथेलियम वर्ड का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और आपको एक और बात याद रखनी है कि ये जो एपिथेलियम वर्ड है, ये जो एपिथेलियम वर्ड है ये एक साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था जिनका नाम है रूइश। रूइश द्वारा ये वर्ड दिया गया था। अगर हम बात करें इसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में तो ये एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म तीनों के ही द्वारा निर्मित होता है। जो 3 हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट जर्म लेयर्स होती हैं उनके द्वारा इसका फॉर्मेशन होता है। ये कुल टोटल बॉडी वेट का 10% बनाता है। शरीर की सुरक्षात्मक परत बनाता है यानी कि प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है हमारी बॉडी की। और एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले बनने वाला जो टिश्यू है वो हमारा एपिथेलियल टिश्यू है। और इसकी एक और खास बात है वो ये है कि इसकी सेल्स के बीच में एक स्पेस जो होता है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर आपको एक कंफ्यूजन हो सकता है, इंटरसेल्यूलर और इंट्रासेल्यूलर, ये 2 स्पेस की हम बात करते हैं। आपको याद रखना है इंटरसेल्यूलर स्पेस जो होता है वो 2 सेल्स के बीच में होता है। ये कुछ इस प्रकार से 2 सेल्स के बीच में, जबकि जब हम इंट्रासेल्यूलर स्पेस की बात करते हैं तो हम उसमें सेल के अंदर जो स्पेस प्रेजेंट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एपिथेलियम टिश्यू का एक नॉर्मल डायग्राम है। यहाँ पर आपको सेल्स दिख रही हैं, ये पूरी एक सेल्स की लेयर है। ठीक उसके नीचे एक मेम्ब्रेन प्रेजेंट है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन, और इसके ठीक नीचे प्रेजेंट होता है हमारा कनेक्टिव टिश्यू जो कि हमारे टिश्यूज का सेकंड टाइप है। यहाँ पर
हमने शुरुआत में बात की थी कि ये दो वर्ड से मिलकर बना है एपी प्लस थीलियो। अब सवाल ये उठता है इन दोनों वर्ड्स का मतलब क्या है। तो एपी का मतलब है अपॉन और थीलियो का मतलब है ग्रोथ, यानी कि ऐसा टिश्यू जो किसी दूसरे टिश्यू पे डिपेंड करता है अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर ब्लड और न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें ब्लड वेसल्स नहीं आ सकती हैं। ब्लड वेसल्स क्यों नहीं आ सकती हैं? क्योंकि इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इनके पास में न्यूट्रिशन नहीं है, तो न्यूट्रिशन के लिए ये डिपेंड करते हैं किस पर? कनेक्टिव टिश्यू पर। ये अपना न्यूट्रिशन कहां से प्राप्त करते हैं? कनेक्टिव टिश्यू से प्राप्त करते हैं। इस एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू के बीच में एक लेयर पाई जाती है। ये हमारा एपिथेलियम टिश्यू है और ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। इन दोनों के बीच में एक लेयर पाई जाती है। ये हमारी एक लेयर हो गई कुछ इस तरह से। तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है, इसकी जो सबसे बेस में लेयर प्रेजेंट होती है उसका नाम है बेसल लेमिना। ये जो बेसल लेमिना होती है ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। आपको ये याद रखना है, ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती है। इसके ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां हम शॉर्ट में लिख रहे हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ए सेलुलर होती है और नॉन लिविंग होती है, जबकि कनेक्टिव टिश्यू जो होता है इसकी सबसे नीचे की लेयर है, इसको नाम दिया गया है फाइब्रस लेमिना। ये जो फाइब्रस लेमिना होती है इसका फॉर्मेशन होता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड से। एक कंपाउंड्स हैं जिन्हें हम कहते हैं म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स। इन म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स में भी प्रेजेंट होता है इसमें हाई एल्यूरोनिक एसिड। ये बात आपको याद रखनी है। एक बार फिर से इसे रिवाइज कर लेते हैं हम। एपिथेलियम वर्ड दो वर्ड से मिलकर बना है, एपी प्लस थीलियो। एपी का मतलब होता है अपॉन और थीलियो का मतलब होता है ग्रोथ, यानी कि किसी दूसरे टिश्यू पर ग्रोथ करने वाला। इस टिश्यू के अंदर ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है जिसकी वजह से ब्लड और न्यूट्रिशनल सप्लाई नहीं हो पाती है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट क्यों होती है? क्योंकि इसकी सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में इसे कनेक्टिव टिश्यू पे डिपेंड रहना पड़ता है अपने न्यूट्रिशनल सप्लाई के लिए। एपिथेलियम टिश्यू की सबसे लोअर लेयर जो होती है उसे हम कहते हैं बेसल लेमिना। ये जो बेसल लेमिना होती है इसका फॉर्मेशन होता है ग्लाइकोप्रोटीन से, और इस बेसल लेमिना के ठीक नीचे एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे हम कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में देखने को मिल रहा है, ये जो ब्लू कलर का पूरा स्ट्रक्चर आ रहा है यहाँ पर, ये है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये बेसमेंट मेम्ब्रेन ए सेल्यूलर होती है और नॉन लिविंग होती है। इसके ठीक नीचे कनेक्टिव टिश्यू पाया जाता है जिसकी सबसे ऊपरी लेयर होती है फाइब्रस लेमिना। फाइब्रस लेमिना का फॉर्मेशन म्यूकोपॉलीसेकेराइड नाम के कंपाउंड से होता है। इनमें भी हाई एल्यूरोनिक एसिड जो है वो पाया जाता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। यानी कि एपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो कभी कभी ट्रांसफॉर्म होकर कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर बनाता है, उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स होती है इनका फॉर्मेशन सेल मेम्ब्रेन के द्वारा होता है। ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये रेस्पॉन्सिबल है इन स्ट्रक्चर्स के फॉर्मेशन के लिए। इनमें हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर है इंटरडिजिटेशन। अब सवाल ये उठता है कि ये इंटरडिजिटेशंस क्या हैं? तो ये जो इंटर
डिजिटेशन है, ये उंगली की जैसी स्ट्रक्चर्स होती हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जो दो सेल्स के बीच में पाई जाती हैं, कुछ इस प्रकार की। ये हमारी एक दूसरी सेल हो जाएगी। अब ये इंटरडिजिटेशंस एक दूसरे के साइटोप्लाज्म को अंदर की ओर धक्का दे रही होती हैं या फिर धकेल रही होती हैं, और इस टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम में। संक्रमण उपकला के अंदर इस प्रकार के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। आपको याद रखना है, उपकुला उत्तक यानी कि एपिथेलियल टिश्यू के ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, रूपांतरण है, अगर पूछ लिया जाए कि इनका क्या काम है, तो याद रखिएगा ये उपकला उत्तक को संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल व कार्यात्मक, फंक्शनल संधि या सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं डेस्मोसोम्स के बारे में। डेस्मोसोम्स बटन जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, आपको ये बात याद रखनी है। यहाँ पर हम दो सेल्स के बीच की बात कर रहे हैं, दो निकटवर्ती सेल्स, एडजेसेंट सेल्स जो होती हैं, उनके बीच में उनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो आपस में मिलकर एक बटन लाइक स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, और इन बटन लाइक स्ट्रक्चर में स्पेशल टाइप के फिलामेंट्स पाए जाते हैं जिन्हें हम टोनोफिलामेंट्स कहते हैं। ये जो टोनोफिलामेंट्स हैं, अगर इनके बारे में बात करें तो ये स्क्लेरोप्रोटीन के बने होते हैं, जो कि क्रिएटिन की तरह होती है, यानी कि उसका जो स्ट्रक्चर होता है स्क्लेरोप्रोटीन का, वो क्रिएटिन लाइक होता है। और इस टाइप की स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं स्तरीकृत उपकला उत्तक के अंदर, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम टिश्यू में। यहाँ पर डायग्राम में आप इसे क्लियरली देख सकते हैं। डेस्मोसोम ये रहा हमारा, ये हमारी दो सेल है, ये हमारी सेल नंबर 1 है और ये जो है हमारी सेल नंबर 2 है। अब इन दोनों की ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, और इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने यहाँ पर एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसे हम कहते हैं डेस्मोसोम। इस डेस्मोसोम से बहुत सारे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलामेंट निकले हुए हैं, जिन्हें टोनोफिलामेंट नाम दिया है। अब ये जो टोनोफिलामेंट है ये क्या करते हैं, तो ये टोनोफिलामेंट इन दोनों सेल्स के जो साइटोप्लाज्म होता है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है उसे इधर से उधर करते रहते हैं। कुछ इस प्रकार से ये जो है ये इसे इधर से उधर हिलाते रहेंगे। अगर पूछ लिया जाए टोनोफिलामेंट किससे बने होते हैं, तो टोनोफिलामेंट का निर्माण होता है स्क्लेरोप्रोटीन से, जो कि क्रिएटिन के लाइक प्रोटीन है, और डेस्मोसोम्स जो हैं वो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के अंदर पाए जाते हैं। एक और बात आपको याद रखनी है कि इन डेस्मोसोम्स को मकुला एडहेरेंस भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं टाइट जंक्शंस के बारे में। टाइट जंक्शंस क्या है, तो ये दो निकटवर्ती सेल्स की कोशिका झिल्ली जब आपस में मिलकर एक तंग संरचना बना लेती है, एक बहुत ही टाइट स्पेस बना लेती है जहां से बमुश्किल ही कोई कंपाउंड होकर गुजर सकता है, तो इसे कहा जाता है टाइट जंक्शन। और ये जो टाइट जंक्शन है इनका फॉर्मेशन इसलिए किया जाता है ताकि टिश्यू के अंदर कुछ पदार्थ जो होते हैं, कुछ कंपाउंड्स जो होते हैं, उनको आने और जाने से रोका जा सके। और इसका एग्जाम्पल है कॉलमनर एपिथेलियम। यहाँ पर कॉलमनर होना चाहिए, कॉलमनर एपिथेलियम, स्तंभी उपकला उत्तक। यहाँ पर इस डायग्राम में आप इसे देख सकते हैं, ये हमारे टाइट जंक्शंस हैं, ये रहे हमारे टाइट जंक्शंस। नेक्स्ट हमारा जो सेल जंक्शन है वो है गैप जंक्शन। अब ये जो गैप जंक्शंस हैं ये क्या है, तो ये दो सेल्स के बीच आयनिक स्थानांतरण में मदद करते हैं, यानी कि जो आयनिक ट्रांसफर होता है, आयनों का जो ट्रांसफर होता है उसमें कौन हेल्प करती है हमारी स्ट्रक्चर, उसका नाम है गैप जंक्शन। यहाँ पर ये एक गैप जंक्शन है,
ये भी एक गैप जंक्शन है। ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर गैप जंक्शन बने हुए हैं दो सेल्स की। मान लीजिए ये कोई एक सेल है और ये हमारी कोई दूसरी सेल है, तो इन दोनों सेल्स के बीच में जंक्शंस पाए जाएंगे कुछ इस प्रकार से। अब इन जंक्शंस का क्या काम होगा, तो ये जो जंक्शंस हैं ये आयनिक एक्सचेंज में हेल्प करेंगे, एक फास्ट ट्रांसफर आयनों का एक सेल से दूसरी सेल की ओर, इसमें क्या करेंगे, ये हेल्प करेंगे। तो दोस्तों सेल जंक्शंस के बारे में हमने बात कर ली है। एपिथेलियम टिश्यू जो है इसके बारे में हमने एक जनरल स्टडी की थी शुरुआत में। अब हम बात करेंगे एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के बारे में। तो इसके दो टाइप्स हैं मेनली। सबसे फर्स्ट टाइप है हमारा सिंपल और दूसरा जो हमारा टाइप है वो है कंपाउंड। याद रखिएगा एपिथेलियम टिश्यू के दो टाइप होते हैं, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू और कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। ये जो सिंपल एपिथेलियम टिश्यू होते हैं ये कहां कहां पर पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं देह गुहा में, वाहिकाओं में और नलिकाओं में। देह गुहा आप समझ गए होंगे, वाहिकाएं यानी कि वेसल्स, नलिकाएं यानी कि जो ट्यूब्स हैं, स्मॉल ट्यूब्स हैं, उनके अंदर ये पाए जाते हैं। अब सिंपल, क्योंकि ये सिंपल एपिथेलियम टिश्यू है तो इसमें सेल्स की एक लेयर प्रेजेंट होती है, एक सिंगल लेयर प्रेजेंट होती है। जबकि जो कंपाउंड एपिथेलियम होगा उसमें एक से ज्यादा लेयर प्रेजेंट होंगी। अच्छा, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू जो है उनका क्या फंक्शन हो गया, तो देह गुहाओं में, वाहिकाओं में और नलिकाओं में ये प्रेजेंट होंगी। तो इनकी जो कवरिंग है उसका फॉर्मेशन कौन करेगी, सिंपल एपिथेलियम टिश्यू। और स्किन में कौन सी पाई जाएगी, हमारी कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू। अब अगर हम बात करें सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप्स के बारे में, तो आकृति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ शेप, आकृति के आधार पर इन्हें चार टाइप्स में डिवाइड किया गया है। सिंपल स्क्वैमस, सरल शल्की उपकला। सेकंड टाइप है सिंपल क्यूबॉइडल, सरल घनाकार उपकला। थर्ड हमारा टाइप है सिंपल कॉल्यूमनर, सरल स्तंभी उपकला। और फोर्थ हमारा टाइप है सूडो स्ट्रेटिफाइड, जिसे हम कहते हैं आभासी स्तरित उपकला उत्तक, आभासी स्तरित उपकला उत्तक। तो ये हैं हमारे सिंपल एपिथेलियम टिश्यू के टाइप। अब हम बात करते हैं कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू की। तो देखिए दोस्तों, कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू जो है उसमें कोशिकाओं की एक से ज्यादा लेयर पाई जाती है। स्किन जो है उसके अंदर हमारा कंपाउंड एपिथेलियम टिश्यू ही पाया जाता है, बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। और अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके भी दो टाइप होते हैं, ट्रांजिशनल यानी कि संक्रमण उपकला उत्तक, संक्रमण उपकला उत्तक, और स्ट्रेटिफाइड यानी कि स्तरित स्तरित उपकला उत्तक। ये दोनों ही टाइप हैं। और किस बेसिस पर हैं, तो ये दोनों टाइप हैं प्रसारण की क्षमता के आधार पर, प्रसारण की क्षमता के आधार पर, प्रसारण की क्षमता के आधार पर, फैलने की क्षमता के आधार पर। ठीक है, तो इनके दो टाइप है, ट्रांजिशनल और स्ट्रेटिफाइड। अब दोस्तों एक एक करके हम इन सभी टाइप्स के बारे में देखेंगे कि इनके स्पेशल कैरेक्टर्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू के बारे में। तो इसमें सिर्फ एक लेयर प्रेजेंट होती है सेल्स की, जैसा कि हमने अभी पीछे पढ़ा था। अब इन्हें स्क्वैमस क्यों कहा गया है, क्योंकि इनमें स्केली सेल्स होती है, शल्क के समान ये जो सेल्स होती हैं कुछ इस प्रकार से होती हैं, ये कुछ इस प्रकार की सेल्स होती हैं इनके अंदर।
तो शल्की स्केली सेल्स पाई जाती हैं यहाँ पर। इनमें एक फ्लैटन न्यूक्लियस होता है, एक चपटा न्यूक्लियस पाया जाता है। बेसमेंट मेम्ब्रेन इनमें प्रेजेंट होती है और ये कभी कभी आकार में वेरिएशंस भी शो करती हैं। अब यहाँ पर अगर हम इनके एक नॉर्मल डायग्राम को देखें तो इनका डायग्राम कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये रहा हमारा ये हमारी सेल्स हो गई कुछ इस तरह से। इसके ठीक नीचे बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी हमारी, यहाँ पर ये हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन है और इस बेसमेंट मेम्ब्रेन के ठीक नीचे हमारे पास में प्रेजेंट होगा हमारा कनेक्टिव टिश्यू, जिससे ये एपिथेलियल टिश्यू अपना न्यूट्रिशन लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसके अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं पाए जाते, इस वजह से इसमें ब्लड वेसल्स भी नहीं पाई जाती है। अब टाइल शेप में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू अगर है तो वो किस में प्रेजेंट होगी? पावमेंट टिश्यू के अंदर वो प्रेजेंट होगी। आपको ये बात याद रखनी है, कंपटीशन के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे सिंपली पूछा जा सकता है। टाइल शेप्ड सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू आर फाउंड इन, किसी भी टिश्यू का नाम दे दिया जाएगा जिनमें से एक आपका पावमेंट टिश्यू होगा। लहरदार या टेसलेटेड किन में पाए जाते हैं? टेसलेटेड टिश्यूज में पाए जाते हैं। इनका नाम ही इस वजह से टेसलेटेड पड़ गया है। अगर इनके फंक्शन के बारे में बात की जाए तो इनका मेन जो फंक्शन है वो है विसरण और निस्यंदन या छनन। तो इनका मेन फंक्शन क्या है भाई? एक तो ये डिफ्यूजन का काम करते हैं और दूसरा इनका काम है छनन का। तो देखिए दोस्तों, यहां पर हमारे सामने एक डायग्राम आ चुका है। इस डायग्राम में ये हमारी सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू हो जाती है। ये इस टिश्यू का फ्लैटन न्यूक्लियस हो जाता है और क्योंकि अगर आप इसे यहाँ ऊपर की तरफ से देखेंगे तो ये यहाँ पर आपको फर्श पर बिछी हुई टाइल लाइक अरेंजमेंट में दिखेगा। और ऐसा किस में पाया जाता है? वो पाया जाता है पावमेंट टिश्यू में। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके ठीक नीचे हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। ये जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है ये ए सेलुलर होती है और नॉन लिविंग होती है। क्योंकि ये ए सेलुलर और नॉन लिविंग है तो इसका सिक्रेशन जो है, अगर पूछ लिया जाए आपसे बेसमेंट मेम्ब्रेन का सिक्रेशन कौन करते हैं, तो एपिथेलियम टिश्यू और कनेक्टिव टिश्यू दोनों आपस में मिलकर इसका सिक्रेशन करते हैं। आपको ये बात याद रखनी है, एपिथेलियम प्लस कनेक्टिव टिश्यू ये मिलकर इसका क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं, इसका स्त्रवण करते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू सरल शल्की उपकला उत्तक के कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स के बारे में। इन एग्जांपल्स में से भी आपसे एक सवाल कंफर्म पूछा जा सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है नेफ्रॉन में पाई जाने वाली पोडोसाइट्स किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है, किसका प्रकार है? सरल शल्की उपकला उत्तक का, सरल घनाकार उपकला उत्तक का, सरल स्तंभाकार उपकला उत्तक का या स्तरित शल्की उपकला उत्तक का? तो इस प्रकार से सवालों को घुमाया जा सकता है और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आपके कंपटीशन में आने वाले मोस्ट ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो इन्हीं एग्जांपल्स में से उठाए जाते हैं। ये एग्जांपल्स मेक श्योर आपको बहुत अच्छे से याद हो जाने चाहिए। सबसे फर्स्ट एग्जांपल है हमारा बोमन कैप्सूल।
नेफ्रॉन में पाई जाने वाली जो पोडोसाइट सेल होती हैं, जो बोमन कैप्सूल्स में पाई जाती हैं, वो इसका एग्जाम्पल है। किसका? सरल सेल की उपकला उत्तक का। हेनले का लूप सरल सेल की उपकला उत्तक है। छोटे ब्रोंक्यूल्स, इनमें भी सरल सेल की उपकला उत्तक पाई जाती है। फेफड़ों की वायु कोशिकाएं, जिनको हम न्यूमोसाइट सेल्स भी कहते हैं, इनमें भी सरल सेल की उपकला उत्तक पाई जाती है। मीजोथीलियम, जो कि हमारी जर्म लेयर है, उसमें आंतरांग और वॉल्ड पेरिटोनियम के अंदर भी सरल सेल की उपकला पाई जाती है। आंतरांग और फुफ्फुसावरण प्लूरल वॉल के अंदर भी अपने सरल सेल की उपकला उत्तक पाई जाती है। आंतरांग और पेरिकार्डियम के अंदर भी सरल सेल की उपकला उत्तक पाई जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एंडोथीलियम में, तो एंडोथीलियम में रक्त वाहिकाओं की भीतरी दीवार किससे बनी होती है? सरल सेल की उपकला उत्तक से बनी होती है। हृदय, यहाँ पर दिल की जगह आप हृदय कर लीजिए, ज्यादा बेटर है। तो हृदय की भीतरी दीवारें यानी कि आंतरिक दीवारें किससे बनी होती हैं? सरल सेल की उपकला उत्तक की बनी होती हैं। लसिका वाहिकाओं की भीतरी दीवारें भी किससे बनी होती हैं? सरल सेल की उपकला उत्तक। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की क्लास पसंद आई है। जाने से पहले एक बार फिर से हम आपसे वही बात कहना चाहेंगे, इन क्लासेस को बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने कंटेंट को इम्प्रूव करने की। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है दोस्तों, इन क्लासेस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आप इन्हें देखें ना देखें कोई बात नहीं, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि ये क्लासेस लोगों तक पहुंच पाए, ताकि लोग जो हैं वो इन क्लासेस से प्रॉफिट ले सकें, इन क्लासेस से सीख सकें। और अगर आपके पास में कोई भी एडवाइस है जिससे इस कंटेंट को इम्प्रूव किया जा सकता है, तो आप प्लीज प्लीज बेहिचक हमें ये बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना ना भूलें।